Greetings all of you. This is chapter 1 of civics and the chapter name is power sharing. पावर शेयरिंग का मीन्स होता है बच्चों सत्ता की साझेदारी। जब किसी भी दो देशों में यानी कि दुनिया के कोई भी दो देश है आपस में ना अगर पावर को आधा आधा बांट लेते ना तो उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है। अगर दो से ज्यादा बांट लेते हैं तो वो होता है फेडरलिज्म। तो पावर शेयरिंग में क्या होगा, कोई भी दुनिया की दो कंट्री होंगी और दो कंट्री में से आपस में पावर को आधा आधा बांट सकते हैं। वो दो ग्रुप भी हो सकते हैं, दो आदमी दो व्यक्ति भी हो सकते हैं इंडिविजुअल रूप से, और दो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है बच्चों। ओवरव्यू क्या है? विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि बेटा जी आपकी जो बुक है ना, सिविक्स की बुक है डेमोक्रेसी, इसमें टोटल 8 चैप्टर है। तो सीबीएसई की तरफ से 4 चैप्टर इसमें डिडक्ट हो गए हैं और 4 चैप्टर आपके इसमें आएंगे। और हर चैप्टर में ना बेटा डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। यानी कि जो डेमोक्रेसी का टूर है ना आपका, ये टूर स्टार्ट हो गया है और ये सबसे लास्ट में जब खत्म होगा जब ये आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या फायदा हुआ डेमोक्रेसी से। तो आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो ये हो रहा है कि विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। आज से हम डेमोक्रेसी का टूर जो शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, जो कि हमने ना 9th क्लास में से शुरू कर दिया था। वी नोटेड लास्ट 10 ईयर दैट इज ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इसने कहा कि डेमोक्रेसी में ना अगर हम किसी एक बंदे को किसी एक ऑर्गन को अगर हम पावर दे देते हैं ना तो वो क्या करता है, भ्रष्टाचार फैला देता है या वो काम ढंग से नहीं करेगा। इसलिए बेटा डेमोक्रेसी में ना किसी भी एक ऑर्गन को, किसी भी स्टेट के किसी एक ऑर्गन को हम पावर नहीं दे सकते। ठीक है। इसमें कम से कम हमें दो को तो जरूर देनी पड़ती है। एन इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे बेटा हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। आपको 9th क्लास में ही पढ़ा था बेटा जी। 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। सबसे पहले मैं बताता हूँ बेटा एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में बोलते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब होता है जो हमारे देश में कोई भी कानून, कोई भी तरह का लॉ अगर बनता है ना तो वो बनाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कानून बनाएगा। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल जी कानून बनाते हैं। उसके बाद होगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कार्यपालिका। वो उस कानून को ना लागू करेगी। जैसे आपके स्कूल के टीचर वही कहेंगे भाई प्रिंसिपल सर ने ये कानून बना दिया है और कल से ना इस तरह के कपड़े पहन के आना, ये करके आना, वो करके आना। वो होता है लेजिस्लेचर। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को रूल बता दिए जाते हैं। अब आप रूल को तोड़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, फाइन भरना पड़ेगा। तो वो देखेगा काम जुडिशरी का। जैसे आपके स्कूल के पीटीआई, पीटीआई क्या करेंगे, आपसे फाइन लेंगे। इस तरह से स्कूल का जैसे सिस्टम चलता है ना, ऐसे ही वहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है। तो गवर्नमेंट के बेटा जी ये पूछेंगे हाउ मेनी कंपोनेंट, हाउ मेनी पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका एग्जीक्यूटिव आएगा, फिर लेजिस्लेचर आएगा और फिर जुडिशरी आएगा। इसने बताया कि तीनों ना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं करने के लिए। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इसी से हम ना पावर शेयरिंग का जो हमारा आइडिया है ना वो फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम द बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में ना बेटा मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा, एक बेल्जियम की सुनाऊंगा और एक श्रीलंका की सुनाऊंगा। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी इज हैंडल। आपको पता लग जाएगा कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, कैसे लोगों की डिमांड होती है और कैसे हम लोगों को पावर शेयरिंग का कंसेप्ट निकल के आया। द स्टोरी यील्ड सम जर्नल कंक्लूजन अबाउट द नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और आपको ये भी पता चलेगा बेटा कि बिना पावर शेयरिंग के ना काम नहीं चलेगा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। This allows us to discuss various form of power sharing that will be taken up the following 2 chapter। और इसके बारे में ना आने वाले जो आपके चैप्टर होंगे ना वो इसी से कनेक्ट है बेटा जी। अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया ना तो आने वाले चैप्टर भी बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बेटा जी। हमारे यहाँ पे 2 स्टोरी है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। देखो बेल्जियम के बारे में बताता हूँ बेटा जी पहले। तो बेल्जियम है ना एक बहुत छोटी सी कंट्री है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप कंटिनेंट है बेटा जी। यूरोप कंटिनेंट के अंदर एक छोटी सी कंट्री है जो कि बेल्जियम है। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स। तो क्या हुआ, जो छोटी सी कंट्री है ना उसका इतना छोटा सा एरिया है। जैसे अपना हरियाणा स्टेट है ना बेटा जी, अपना हरियाणा स्टेट का जो एरिया है ना मैं आपको बताता हूँ। अपना स्टेट हरियाणा जो स्टेट का एरिया है वो 44,212 के बराबर है, यानी कि 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है हमारे हरियाणा का।
तो उसी के अकॉर्डिंग है ना बेटा जी, उससे भी छोटा एरिया आपका बेल्जियम, यानी कि जितना बड़ा आपका हरियाणा है ना, उस हरियाणा से भी छोटा सा देश है आपका बेल्जियम, जो कि कहाँ मिलता है आपको, यूरोप के अंदर। अब क्या हुआ बेटा जी, एरिया तो छोटा हो गया, चलो अच्छी बात है। इट हैज बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, और इस कंट्री के जो बॉर्डर है ना वो नीदरलैंड से लगते हैं, फ्रांस से लगते हैं और जर्मन से लगते हैं। यानी कि यहाँ पे ना तीन और छोटे छोटे कंट्रियां हैं जो इस बेल्जियम के आसपास है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। अब क्या हुआ बेटा जी, जो जर्मनी है, अब इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, इसकी जो जनसंख्या है ना वो करीबन 1 करोड़ है। और आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, आपके हरियाणा की जो जनसंख्या है ना वो 2 करोड़ 51 लाख 63 हजार और 300 कुछ है। ठीक है, इस तरह से आपकी पॉपुलेशन है, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है बेटा जी। तो अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी, इसमें बताया भी गया। द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बेटा जी यहाँ पे एक वर्ड आया इथेनिक। अब इथेनिक क्या होता है, जैसे मैंने आपको इंपोर्टेंट टर्म्स में लिखाया हुआ है कि इथेनिक क्या होता है। हम लोग है ना बेटा जी जो आज यहाँ जी रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, ये कभी ना कभी जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो एक जैसा है। तो एक जैसा जिनकी भी 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि कभी ना कभी ना हम लोग है ना, हम लोग एक ही पूर्वज की औलाद है, यानी कि कभी ना कभी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी एक होगी। लेकिन हमारे इंसानों ने ना हमारी सोसाइटी को कई पार्टों में बांट दिया, इसलिए बेटा इथेनिक हमें देखने को मिलता है। तो इथेनिक आपको इंपोर्टेंट टर्म्स में लिखवा है, वहां से आप देख लेंगे। तो यहाँ ना जो बेल्जियम कंट्री थी ना बेटा, बेल्जियम कंट्री का इथेनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल था। क्यों था, क्योंकि बेटा छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन करीबन 1 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे ना 3 लैंग्वेज के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे रहता है डच, एक यहाँ पे रहते हैं फ्रेंच, और एक यहाँ पे रहते हैं जर्मन। जो यहाँ पे डच होते हैं वो करीबन यहाँ पे है 59%, यानी कि 59%। और जिस इलाके में आपके डच रहते हैं ना उस इलाके को बोलते हैं फ्लेमिश, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे रहते हैं आपके डच, डच हो गए 59। उसके बाद आपके हो गए फ्रेंच, जो कि है 40%। अब 40% जहाँ पे रहते हैं ना वो कोई और इलाका है। तो इन दोनों को टोटल जो ऐड करते हैं ना बेटा जी हो जाता है 99%। और 1% यहाँ पे रहता है जर्मन। अब बात ये हुई बेटा जी कि जो सबसे ज्यादा यहाँ लोग रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे, जो मैंने बताया डच। अब डच यहाँ पे रहते हैं 59%, जो कि कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश में। अब फ्लेमिश में रहने के कारण इनकी ज्यादा चलनी चाहिए इनकी, क्योंकि ये पॉपुलेशन में ज्यादा है, यानी कि 1 करोड़ का 59% ही है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, लेकिन जो कैपिटल है ना ब्रुसेल्स, उस ब्रुसेल्स के अंदर क्या है, ब्रुसेल्स में उल्टा है। जो देश में सबसे ज्यादा है ना, जो डच सबसे ज्यादा देश में है, वो कैपिटल में कम है। कैपिटल में क्या है, मान लो कैपिटल की पॉपुलेशन है 100%, और कैपिटल में ना जो 80% है ना वो आपके ये फ्रेंच वाले, और 20% आपके डच वाले। यानी कि इन्होंने क्या किया, अगर देश में कोई कानून बनेगा ना, तो मान लो डच का बन गया, लेकिन क्या होगा कैपिटल में ना हम उन मंत्रियों को आने नहीं देंगे, उन लीडर्स को आने नहीं देंगे, हम नहीं घुसने देंगे कैपिटल में, और बिना कैपिटल के काम नहीं चलेगा। इसलिए बेटा जी यहाँ पे दंगे फसाद स्टार्ट हो गए। तो उसी के बारे में सुनिए बेटा जी क्या हुआ। तो द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो क्या हुआ, इनकी जो वहाँ की कंपोजिशन थी वो बहुत ही जटिल थी। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन, 59% एरिया जो फ्लेमिश एरिया में रहते थे, एंड स्पीक डच, जो कि स्पीच डच बोलते थे बेटा, मैंने आपको बताया। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया, जो 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं। और रिमेनिंग 1%, और रह गया 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक, जो कि जर्मन बोलते हैं। अब क्या हुआ इन द कैपिटल सिटी, अब कैपिटल में आ जाइए, कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या हुआ, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, 80% लोग वहाँ के जो फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि जो देश में सबसे कम थे, इधर वाले एरिया में कम थे, उसको फ्रेंच जो यहाँ 80% है, और 20% यहाँ पे है जो कि देश में ज्यादा थे डच। तो यहाँ पे उल्टा हो गया बेटा जी। अब क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आया। कंसेप्ट क्या है कि जब है ना किसी देश के अंदर कोई भी दो धर्म के लोग, कोई दो भाषा के लोग, कोई दो कास्ट के लोग आपस में अगर लड़ते हैं ना उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर की कंडीशन स्टार्ट हो गई। ये देश के अंदर होता है, जैसे स्कूल के अंदर हो गया, घर के अंदर होगा, गली के अंदर हो गया, देश के अंदर की बात होनी चाहिए, तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो यहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन स्टार्ट होगी बेटा जी। तो क्या हुआ, द माइनॉरिटी, अब यहाँ पे सबसे कम लोग कौन थे, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीक, जो सबसे कम लोग थे वो तो यहाँ पे एक तरह से जर्मन थे 1%। लेकिन वो जर्मन वाले बोले कि हमें तो भाई कोई लेना देनी, हम तो 1% है।
तुम्हारी लड़ाई है दोनों की, लड़ लो, जो जीत जाएगा हम तो उसके साथ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो बात आगे लड़ाई फ्रेंच की और डच की। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती थी। दीज वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वो गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब उन्होंने क्या किया बेटा जी, यहाँ पे एक बात और अच्छी थी कि जो दूसरी लैंग्वेज है ना, यानी कि जो जर्मन लैंग्वेज है, सॉरी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, उस फ्रेंच के लोग वैसे तो कम थे, यानी करीबन 40% थे, लेकिन जितने भी 40 से 40 थे ना, पढ़े लिखे थे और अमीर सोसाइटी के लोग थे। यानी कि देश की जो इकोनॉमी है ना उन्हीं से चलती थी। उनको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते थे। अगर हमने उनको अनदेखा कर दिया तो पैसा नहीं देंगे अपने देश के लिए। तो उस टाइम है ना बेटा, जो ज्यादातर एजुकेशन थे ना, जो ज्यादातर पढ़े लिखे थे वो वाले थे। तो क्या हुआ, दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। इसलिए बेटा जी 1950 और 1960 के आसपास है ना, डच और जो आपका फ्रेंच है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिकेशन वाज मोर एक्चुएट। और ये ब्रुसेल्स के अंदर लड़ाई लड़ी गई कि भाई हम ज्यादा बनेंगे, हम ज्यादा होएगा, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। वो बोले भाई हमारे पास पैसा ज्यादा है, आ जाओ कौन आएगा। तो इस तरह से बेटा क्या हुआ, ब्रुसेल्स प्रेसिडेंट है सोशल स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कीपर। जो देश के सबसे ज्यादा थे, वो देश के अंदर थे, वो मेजोरिटी में थे, लेकिन वो बेटा कैपिटल में माइनॉरिटी थे। मेजोरिटी क्या होता है, जो ज्यादा संख्या में होते हैं मेजोरिटी बोलते हैं, जो कम संख्या में होते हैं माइनॉरिटी बोलते हैं। तो बेटा जी क्या हुआ, यहाँ तक आपको कंडीशन बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आएगा चैप्टर के एंड में। अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी हम शुरू कर रहे हैं, जो कि किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में स्टोरी शुरू कर रहे हैं बच्चों, सुनिए। लेट अस कंपेयर दिस इज द सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब दूसरे देश में चलते हैं। श्रीलंका इज ए आइसलैंड नेशन। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा जी, श्रीलंका की ना दो कैपिटल है। मैं आपको 9th क्लास में पढ़ाया था मैंने। श्रीलंका की दो कैपिटल है, अपनी इंडिया की भी दो कैपिटल है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है और एक आपकी कमर्शियल होती है। हमारी इंडिया की जो कमर्शियल है वो मुंबई है और एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी नई दिल्ली। ऐसे श्रीलंका की जो कमर्शियल है वो कोलंबो और एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरा ओटी। उसके बाद क्या हुआ, अब श्रीलंका के बारे में चलते हैं। तो श्रीलंका का बताते हैं। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जो हमारी इंडिया में जो तमिलनाडु है ना, उससे कुछ दूरी पर आपका श्रीलंका है बच्चों। अब श्रीलंका में क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूँ, हमारा जो इंडिया है ना वो आजाद हुआ बेटा जी 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस हुए। 15 अगस्त 1947 को, और दिन था बेटा जी उस दिन शुक्रवार। तो उस दिन आजाद हो गए, कोई बात नहीं। और श्रीलंका कब आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ बेटा जी 4 फरवरी 1948। 1948 को 4 फैब, यानी कि 4 फरवरी को 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। अब आजाद किससे हुए, आजाद हुए अंग्रेजों से। अंग्रेजों के ये भी गुलाम थे और हम भी गुलाम थे। तो बात करता हूँ बेटा मैं आजाद से पहले की। जब तक इंडिया आजाद नहीं होगा तो श्रीलंका कैसे आजाद हो सकता है, क्योंकि तो हमसे बाद में हुआ है। तो बात करते हैं बेटा जी, तो उस टाइम क्या हुआ, अंग्रेजों को ना चाय पीने का बहुत शौक था और चाय के लिए ना वो डिपेंड थे चीन पे। तो उन्होंने क्या किया, चाय की खेती करवानी थी और बेटा जी रबड़ की खेती करवानी थी। अब रबड़ की खेती के लिए जो एटमोस्फियर है वो श्रीलंका में बहुत अच्छा है। अब श्रीलंका में क्यों अच्छा है, क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ है ना समुद्र है। अब समुद्र में जो भी हवाएं उठ के आती थी ना, वो बिल्कुल ठंडी हवाएं होती थी। और ठंडी हवा में ना रबड़ की खेती और चाय की खेती जो है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम बेटा जी, हमारी तमिलनाडु से ना कुछ लोगों को लेबर बना के ना श्रीलंका ले गए। और श्रीलंका ले जाने के बाद उनको वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, अब श्रीलंका तो आजाद हो गया, लेकिन वो लोग है ना वहीं पे रह गए। उन्होंने अपने कई साल रह गए थे वहां पे, तो इसलिए उन्होंने अपना घर बार वहीं बना लिया। तो इस तरह से वहां भी तमिल बिल देखने को मिलेगी हमें। सुनिए बेटा जाके क्या हुआ। तो श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ की जनसंख्या बेटा जी 2 करोड़। जैसे मैंने आपको पीछे बताया हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़, तो हरियाणा के सेम ही है। तो यहाँ पर अगले लाइन पढ़िए। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जैसे कि हरियाणा के सेम है। लाइक अदर नेशन इन द साउथर्न साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डिजर्व पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी ऐसे ही पॉपुलेशन देखने को मिलती है। 2 करोड़ लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी पंगा है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सीन। यहाँ पे ना एक लैंग्वेज है सबसे अच्छी, सीनला। जैसे हिंदी में इसको सिंगली बोलते हैं और हिंदी में सीनला। तो जो सिंहला लैंग्वेज है ना बेटा जी, वो बोली जाती है यहाँ पे 74%। अब सिंहला क्या होता है, देखो जैसे कि 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ, तो उस टाइम है ना बेटा वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंग्लिश।
वहां पे इंग्लिश में ही काम होता था क्योंकि अंग्रेज काम करते थे, इन गरीबों को तो कोई काम करने नहीं देता था। लेकिन बेटा क्या हुआ, जब श्रीलंका आजाद हो जाएगा ना तो 1956 में वहां एक एक्ट पास होगा। उस एक्ट में क्या कहा गया कि अब है ना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना इंग्लिश, उसको चेंज करके वहां पर सिनेला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाएगी। दूसरी बात, जो जिन लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना उनको सिंहली भाषा सीखनी पड़ेगी। तीसरी बात, अगर किन्हीं को स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनको ये मैं आए नहीं चाहिए, जिसको सिंहली लैंग्वेज आएगी उसी को एडमिशन मिलेगा। इस तरह से वहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो क्या हुआ बेटा जी, तो वहाँ पे 74% बोली जाती है सिंहला लैंग्वेज एंड तमिल स्पीक्स, और तमिल बोलते थे 18%। अब बेटा जी वहाँ पे जो तमिल थे ना वो दो तरह के तमिल थे। एक तो वो तमिल जो इंडिया से गए हुए थे, और एक वो तमिल जो श्रीलंका में पैदा हुए थे। अब क्या हुआ, यहाँ टोटल थे 18%। आपसे पूछेंगे कि इंडिया वाले तमिल कितने थे, इंडिया वाले तमिल कितने थे, तो टोटल थे 5%। और श्रीलंका के तमिल कितने थे, जिसको हम है ना बेटा जी लिट्ठे बोलते थे, LITTE लिट्ठे। लिट्ठे थे वहां पे 13%, तो टोटल हो गया 18%। ठीक है, 74 और 18 हो गए बच्चों 92। अब क्या बच गए यहाँ पे, टोटल बच गए 8%। उस 8% में से ना बेटा 7% थे आपके क्रिश्चियंस ईसाई, और 1% थे आपके बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। उसके बारे में मैं बताऊंगा बेटा जी, सुनिए अब। तो श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या था, 74 हो गया आपका सिनिला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स 18%। अमंग तमिल देयर आर टू सब ग्रुप, तमिल के दो ग्रुप थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल कहा जाता है जो श्रीलंका के अंदर होते थे वो 13% थे। और जो बाकी बच गए द रेस्ट वूज फॉर फादर्स, जिनके पूर्वज वगैरह केम फ्रॉम इंडिया, जो कि पूर्वज जो उनके थे वो इंडिया से लाए गए थे एज प्लांटेशन, खेती करने के लिए, प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के टाइम पे, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता था। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप इसको मैप में भी समझ सकते हैं। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसिडर्ड इन द नॉर्थन एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, जो श्रीलंकन तमिल थे ना वो नॉर्थ और ईस्ट हिस्से में पाए जाते थे, बाकी नहीं। और मोस्ट ऑफ द सिनला स्पीक्स पीपल वर, और सिनला ने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को बोला कि आप लोग है ना हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको भी वो देंगे। तो उस टाइम बेटा जी क्या हुआ, वहां पर है ना 7% क्रिश्चियंस थे, वो आर बोथ तमिल एंड सिनला। और जो क्रिश्चियंस थे ना वो तमिल भी हो सकते थे और सिनला भी हो सकते थे, यानी भाषा को बोलने वाले थे। तो बेटा जी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी कंडीशन आ गई। अब लड़ाई किन की है, क्रिश्चियंस की तो लड़ाई नहीं है, बुद्धिस्ट की तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तमिल की और आपकी सिनला की। इस तरह से यहाँ भी कंसेप्ट शुरू हो गया। तो बेटा जी यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आपकी डेली ना बेटा जी, ठीक है,